As a UPSC aspirant, are you ready for the examination or not? And what are the parameters that can help you understand and realize whether you are ready for the upcoming examination or not? This session is going to be specifically relevant for UPSC Civil Services 2026 aspirants जिनके पास अभी भी एक साल से ज़्यादा है। तो एलिजिबल तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट एलिजिबिलिटी इटसेल्फ इज नॉट अ गुड पैरामीटर ऑफ डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ कि यार हाँ मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए। एलिजिबिलिटी के बियॉन्ड जाना भी ज़रूरी है और 6 मेजर पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू गेट इन टू द प्रिपरेशन। सो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स जो आपको फुलफिल करने हैं एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले या एग्जाम की तैयारी शुरू करने के साथ साथ आपको ये 6 के 6 पैरामीटर्स एक एक करके डिस्कवर करने ज़रूरी हैं। इफ़ यू डोंट डू दैट देन यू आर हर्टिंग योर ओन प्रिपरेशन। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आप अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हो क्योंकि आप साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हो। यू जस्ट गेटिंग इन टू द प्रिपरेशन, यू स्टार्टिंग विद योर स्टडीज, बट स्टडीज इज 50% ऑफ द एग्जामिनेशन, रेस्ट 50% आर दी 6 पैरामीटर्स। तो एक एक करके समझ लेते हैं किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को छोटा कर सकते हो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हो और पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम भी निकाल सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होती है। बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बताऊंगा, एलिजिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ करते हैं। जब वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं उनको लगता है मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं, पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में रियलिटी में एलिजिबल बनाती हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम को देने के लिए। वो क्या क्या है एलिजिबिलिटी? तो ये मेजर मेजर बेसिक बेसिक हैं। या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तब भी आप एलिजिबल होते हो एग्जाम देने के लिए, गिवन दैट इंटरव्यू के टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। प्रोफेशनल हो, CS, CFA, ऐसा कोई प्रोफेशनल डिग्री किया है तो भी एलिजिबल हो जाते हो। इंजीनियर, डॉक्टर, कोई ऐसी डिग्री करी है जो कि प्योर ग्रेजुएशन नहीं है, 4 साल 5 साल की डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री टाइप है, वो भी आपको एलिजिबल बनाता है। उसके फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो, गिवन दैट जो मैंने बोला आपका इंटरव्यू तक रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए। ये कंडीशन यूपीएससी आपके ऊपर डालता है। बट इन कंडीशंस के साथ साथ क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आप अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, मैं अब रेडी हूं एग्जाम की तैयारी शुरू करने के लिए, मैं अब रेडी हूं एग्जाम में घुसने के लिए। तो ये क्या है पैरामीटर्स, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दीज पैरामीटर्स मेक यू रेडी for the examination. The first one is skill of online note making, whether it is learned or not learned. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चैट जीपीटी भी आ गया है और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। ऑनलाइन पढ़ने का, पढ़ाने का जो पूरा सीन है, जो पूरा तरीका है वो चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का पूरा तरीका चेंज हो चुका है। तो इस सिनेरियो में ऑनलाइन नोट मेकिंग सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये स्किल नहीं आई है तो भी तैयारी कर लोगे, हो सकता है निकाल भी लोगे, बट एफर्ट ज़्यादा लगेगा। एफर्ट कम करो, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा साइंटिफिक करो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑनलाइन नोट मेकिंग की स्किल को सीख सको। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, जैसे नोशन है, वन नोट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, एवर नोट है जो थोड़ा सा पेड है। तो ऐसे कोई एक ऐप उठा लीजिए, उस एक ऐप को ढंग से सीखिए, एक हफ्ता लगाइए। वेन यू हैव लर्नड दैट न्यू स्किल ऑफ मेकिंग नोट्स ऑनलाइन, और आपने जब उसको एक अच्छी सी ऑनलाइन नोटबुक को ऑर्गेनाइज कर लिया है तो आपको इमीडिएटली पे बैक नहीं करेगी। आज से 6 महीने बाद, 10 महीने बाद आपको दिखेगा डिफरेंस कि हाँ यार मैं ऑनलाइन नोट मेकिंग की वजह से अब कंपटीशन से बहुत आगे हूँ, मेरा कंपटीशन बहुत नीचे खड़ा है, मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ। दैट इज अ वन मेजर पैरामीटर जो आपको बताता है कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो या नहीं हो, एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि ऑनलाइन नोट मेकिंग आप एग्जाम की तैयारी करने के बाद नहीं सीखोगे, ऑनलाइन नोट मेकिंग आपको पहले सीखना पड़ेगा। फिर जब नोट्स बनाने की बारी आएगी, व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, तो आपको ऑनलाइन नोट मेकिंग यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये स्किल एग्जाम की तैयारी से पहले, पढ़ाई में घुसने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये आपको एक्चुअल प्रिपरेशन से पहले आने चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन से ऊपर चले जाते हो, कंपटीशन को नीचे छोड़ देते हो। सेकंड पैरामीटर पे आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे 20 साल 30 साल का प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करो, जरूरत नहीं है। 5 साल का आप कर लो, रियलिस्टिकली दैट इज बेटर। 30 साल का आप एक बार पढ़ दो, उससे बेटर है कि 5 साल का आप बार बार पढ़ो, अच्छे से इंटरनलाइज करो, पैटर्न को समझो, ट्रेंड को समझो,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा यूजफुल है, उसको यूज़ कर पाओगे एग्जाम में, उससे रिजल्ट भी निकाल पाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस और इसका सोर्स मैपिंग, मतलब कहाँ से पेपर आया, कौन से टॉपिक से पेपर आ रहा है। हिस्ट्री में है तो कितने क्वेश्चंस एंशंट्स हैं, कितने मॉडर्न्स हैं, कितने मेडिवल्स हैं, एंशंट में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर पे फोकस कर रहे हैं या फिर वो मेजर जो एंशंट में किंगडम्स थे उन पे फोकस कर रहे हैं, लिटरेचर पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता लगेंगी जब 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे। मैं फ्यूचर वीडियोस में ट्राई करूंगा कि मैं सोर्स मैपिंग आपको दिखा भी पाऊँ कि किस तरह से होती है, एक डेमो उसका दे पाऊँ, मैंने सोर्स मैपिंग ऑलरेडी कर रखी है। तो वो सोर्स मैपिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और आपको करके देगा रेडीमेड। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने सोर्स मैपिंग करके दी हुई है, बट वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद नहीं की होती। तो एक हफ्ता लगा के एक दिन में एक पास्ट ईयर पेपर पकड़ो प्रीलिम्स का, और 5 दिन में आपके 5 साल के हो जाएंगे, और ऐसे ही मेंस का एक दिन में एक पकड़ो, आपका 10-12 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप एक महीने में या 15 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर सकते हो सोर्स मैपिंग के साथ। ये आपको एग्जाम से पहले करना है, आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले करना है। सिलेबस को साथ में रखो, सिलेबस को यूज करके इवन व्हेन यू हैव नॉट रेड एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आप सोर्स मैपिंग कर सकते हो, पॉसिबल है। थोड़ी कच्ची होगी बट यूजफुल होगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब पढ़ना शुरू करोगे तो क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे कि यार एंशंट में मैंने हड़प्पन में ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये एग्जाम में पूछा गया था, बट जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो क्वेश्चन तो आंसर हुआ ही नहीं पूरे चैप्टर में या पूरे डिस्कशन में, तो मतलब मेरी डायरेक्शन कुछ गलत है, उसको चेंज करते हैं। आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो कितना यूजफुल है, कितना यूजफुल नहीं है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस प्लस सोर्स मैपिंग ऑफ दिस एनालिसिस, ये आपको पढ़ाई शुरू करने से पहले शुरू करना जरूरी है। एक बार एटलीस्ट पढ़ाई शुरू करने से पहले करना है, फिर जैसे जैसे पढ़ाई करते जाओगे ये सोर्स मैपिंग आपकी और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा रिफाइन होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेकंड पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर है सिलेबस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, आई थिंक आज से काफ़ी साल पहले, 10 साल 8-10 साल पहले, और वो अभी अच्छी पोजीशन पे आईएएस लगे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा किस तरह से एग्जाम निकाला, उन्होंने बहुत सिंपल तरीका मुझे बताया और बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बताया कि यार सबसे पहली चीज़ हमने करी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अपने आप से पूछना क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मुझे सिलेबस मेमोराइज था, मुझे पता था हिस्ट्री में ये 10 टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, सबसे पहले मैं उसके सोर्स के पास जाता था कि सिलेबस में कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से ये कनेक्टेड है। फिर मैं रिकॉल करने की कोशिश करता था कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसके कीवर्ड ढूंढता था और उसके बेसिस पे एक आंसर बनाता था। ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा या सही डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको नंबर कटेंगे नहीं। स्पेशली मेंस में, मेंस में बहुत हेल्प करता है जब आपको पूरा मेंस का सिलेबस याद होता है। तो अगर मुझे इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस याद है, पूरे चैप्टर्स याद हैं जो भी सिलेबस में दिए हुए हैं, ऑटोमेटिकली मेरे आंसर्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यार सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। मुझे अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी आता है तो मैं उसको सिलेबस से कनेक्ट करके कुछ एक डिसेंट आंसर बना सकता हूँ। मेमोराइजेशन वहाँ पे हेल्प करता है। मेमोराइजेशन आप स्टार्ट करने के बाद कर ही नहीं पाओगे सिलेबस की, क्योंकि आप फिर सिलेबस के अंदर घुस गए, फिर आप पढ़ाई में घुस गए, हर एक चैप्टर के अंदर घुस गए, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। बेटर है कि पहले ही कर लिया जाए, और ये सारी ही चीज़ें इसलिए बेटर है कि पहले कर लिए जाए क्योंकि एक बार तैयारी शुरू कर दी, वंस यू स्टार्टेड योर प्रेप देन यू कैन नॉट कम टू दीज, फिर आप इन पे नहीं आ पाओगे, फिर आप उस साइकिल में फंस गए और उस साइकिल से निकलना पॉसिबल नहीं है। ये हो गई थर्ड चीज। फोर्थ चीज पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन एंड टाइम टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मनोज जिंदल जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने 400 डेज का बड़ा अच्छा टाइम टेबल आज से 2-3 साल पहले डाला था यूट्यूब पे, अभी भी अवेलेबल होगा, वहां पे जाके देख सकते हो। वो रेगुलरली डालते भी रहते हैं। टाइम टेबल एक्सेल में होना नंबर 1, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होना जहां पे आपके डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स क्लियरली मेंशन्ड हैं, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आज मुझे ये पढ़ना था, आज मेरा ये जॉब था, मैंने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, नहीं किया तो अब कल करना है, और कल एक एडिशनल टारगेट और है जो भी क्लियर करना है। इससे क्या होता है, बैकलॉग क्रिएट नहीं होता। इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। इससे क्या होता है, आपको पता होता है मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, और अगर मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो मेरी गलती कहाँ पर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन का एक स्ट्रक्चर हो,
मंथली टारगेट्स क्लियर हो, क्या पढ़ना है क्लियर हो, और वो सब रिटर्न फॉर्मेट में आपके पास एक टाइम टेबल में हो। और ये टाइम टेबल प्लीज पेपर पे मत बनाइएगा, मेक इट ऑन एक्सेल, क्योंकि उसको चेंज करना आसान है, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिगर आउट करना आसान है। आप लिख सकते हो कि यार आज ये वाला मेरा टॉपिक्स कवर करने थे, मैंने नहीं पढ़े, आई एम नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम इफ आई मेंटेन दिस बैकलॉग। तो बैकलॉग मुझे कल सुबह ही खत्म करना है। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दिया आपने, अपने आप को आंसरेबल बना दिया अपने ही तरफ। दैट इज वॉट अ गुड टाइम टेबल हेल्प्स यू टू डू। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले होना ज़रूरी है। इसमें भी 4-5 दिन 7 दिन लग सकते हैं, बट इट इज़ वर्थ इट। 9 महीने तैयारी अच्छे से करना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले 1 महीने तैयारी की तैयारी अच्छे से करना, और फिर 8 महीने में उसको इंप्लीमेंट करना। जैसे कि एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है, शार्पनिंग द एक्स फॉर एन आवर एंड देन कटिंग द ट्री फॉर 15 मिनट्स गिव्स यू मोर रिजल्ट्स देन नॉट शार्पनिंग द एक्स एट ऑल एंड देन ट्राइंग टू कट द ट्री फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, जिसमें भी आप अचीव नहीं कर पाओगे, पेड़ कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो कुल्हाड़ी है उसमें दम ही नहीं है। दिस इज वॉट इट हेल्प्स यू टू डू। ये शार्पनिंग द एक्स वाला काम कर रहा है सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। सो फोर्थ पॉइंट इज क्रिएटिंग अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इन एडवांस। ये टाइम टेबल रेडीमेड में मिल जाएंगे आपको, एक्सेल बड़े अच्छे अच्छे ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनको यूज करके अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसको फिर यूज करना शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5, सोर्सेज एंड बुक्स। नाउ दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं ऐसे स्टूडेंट से रेगुलरली डील करता हूँ जो तैयारी में 6 महीने हो चुका है, लेकिन 6 महीने के बाद भी क्लियर नहीं है कि हिस्ट्री कौन से बुक से पढूं। क्यों? क्योंकि पहले सोचा ही नहीं, पहले सोचा कि यार पहले इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं, जब हिस्ट्री पे आऊँगा तब देखूंगा। पहले नहीं सोचा, अब ब्रेक लेना पड़ रहा है ये सोचने के लिए कि हिस्ट्री कहाँ से पढूं और कहाँ से ना पढूं, स्पेक्ट्रम यूज़ करूं, बिपिन चंद्रा यूज़ करूं, एनसीईआरटी यूज़ करूं, क्लियर नहीं है। वाई नॉट फिगर इट आउट इन एडवांस? बाद में चेंज करना पड़े चलेगा, बट एडवांस में क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ आपका डिसीजन होना चाहिए कि यार ये किताबें मुझे लगता है यूजफुल हैं, 50 लोगों ने बोली हैं, ये किताबें मुझे लगता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड्स में भी अप्लाई करती हैं, तो इसलिए ये किताब मैं प्राइमरी सोर्स रखने वाला हूँ। अब जब पढ़ना शुरू किया, देन यू माइट फील कि यार नॉट गुड इनफ, लोगों ने शायद गलत बोला, लेट मी चेंज इट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो हो गई फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात। लेकिन उससे पहले सोर्सेज या बुक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ छोटे छोटे सोर्सेज हैं, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, इनके सोर्सेज अभी भी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते हैं। जब उन सोर्सेज पे आते हैं नंबर 1, या तो तब फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इन बुक्स को या इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के ही चले जाते हैं, 1-2 दिन में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर चले गए, छोड़ दिया और एग्जाम देने चले गए। दैट अफेक्ट्स योर सक्सेस रेट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। आपको ही समझना जरूरी है, कॉलेज एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा या डिसेंट पढ़ा तो पास हो जाओगे। पास तो यहाँ भी हो जाओगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। पास होने में और सिलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दिस इज वेयर इट हेल्प्स यू। आपको एडवांस में बुक्स पता है तो आपको ये भी पता है कि मुझे छोटे छोटे टॉपिक्स कौन से हैं जो पढ़ने हैं, जो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 6 एंड द लास्ट पॉइंट इज हाउ टू रिवाइज। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपकी स्किल डेवलप्ड होनी चाहिए। ये एडवांस में डेवलप करो, सीखो कि एक्टिव रिकॉल कैसे करना होता है। तैयारी शुरू करने के बाद मत सीखो, पहले ही सीखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एडवांस में जब सीख लोगे कि एक्टिव रिकॉल अच्छा इस तरह से होता है, ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स आपको सिखा देंगे, मैंने भी यूट्यूब चैनल पे सिखाया हुआ है, एक्टिव रिकॉल इस तरह से करना होता है, ये मुझे अब समझ आ गया है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब एक्चुअली करने जाओगे तो एफर्ट कम लगेगा, और जो भी पढ़ोगे उसका डे एंड पे या वीकेंड पे एक्टिव रिकॉल कर पाओगे। दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। आप चाहते हो कि आपका एफर्ट कम हो, आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सको। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। आप सब लोगों ने 12th फेल देखी होगी। 12th फेल में होता क्या है, जब उस स्टूडेंट का मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी क्लियर नहीं होता है, तो वो एक आईएएस ऑफिसर के पास जाता है। वो आईएएस ऑफिसर उसको बड़ी बेसिक सी चीज़ बताता है कि बैठ के लिखो अपने बारे में, एंड ही कांट राइट। व्हाट इज दैट? आंसर राइटिंग स्किल नहीं डेवलप करी। क्यों नहीं डेवलप करी? क्योंकि पढ़ाई में घुस गए। आज तक बस पढ़ते ही आए थे, तो पढ़ाई में घुस गए, ये नहीं सोचा कि पढ़ने से पहले ये चीज़ें भी डेवलप कर लूँ जिससे कि पढ़ाई के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। या फिर ऐसा ना हो कि मैं बस पढ़ते चला गया और एग्जाम क्लियर हुआ नहीं, या प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हुआ नहीं। ऐसी सिचुएशन में मैं ना फंसूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये स्किल्स एडवांस में क्लियर होना और एडवांस में डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक देगा और आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली सिलेक्शन में भी। एग्जाम क्यों दे रहे हो? सिलेक्शन के लिए दे रहे हो, एग्जाम बस देने के लिए नहीं दे रहे हो। देने के लिए दे रहे हो बस, तो फिर तो ये वीडियो तुम्हारी यूज़ की है ही नहीं, फिर तो आप
उन स्टूडेंट्स में से हो जो बस किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। अगर खुद के लिए एग्जाम दे रहे हो तो इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। हाउ कैन मास्टर्स प्रोग्राम हेल्प? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि एलिजिबिलिटी पे अटक जाते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, क्या मुझे एग्जाम लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? मैं बोलता हूँ इट डजेंट मैटर कि तुमने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, पीएचडी करी है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ग्रेजुएशन करिए, एलिजिबल हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपको ऐसी कौन सी स्किल है, कौन सी नई आदत है, कौन सी नई हैबिट है, कौन सी नई नॉलेज है जो मास्टर्स प्रोग्राम या पीएचडी आपको सिखा रही है, जो ग्रेजुएशन तक शायद एज अ स्टूडेंट तुमने नहीं सीखी? वो समझना जरूरी है। अगर वो स्किल, इफ यू ऑलरेडी हैव दैट स्किल एज अ ग्रेजुएट, then why do masters? But if you don't have that skill, then better to learn that skill. In the meantime, do a master's program या पीएचडी जिससे आपको हेल्प मिले। पीएचडी तो बहुत लंबा हो जाता है, एज ही निकल जाएगी। मास्टर्स प्रोग्राम जरूर कर सकते हो उस केस में। तो ऐसी क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको मास्टर्स प्रोग्राम सिखाता है? एमबीए, मास्टर्स प्रोग्राम, कुछ भी जो आपको ये सिखाते हैं। नंबर 1, टाइम टू एक्वायर अबव स्किल्स। अब सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हमें हमेशा लगता है कि वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। हमें लगता है कि हमने अगर आज से 1 महीना इन सब स्किल्स को सीखने में लगाया तो पढ़ने का टाइम कम हो गया, पढ़ने का टाइम कम हो गया तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा, तो ये स्किल्स नहीं सीखते, पढ़ लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो साइकिल में फंस जाते हैं कि यार पहले पढ़ें या फिर पहले स्किल सीखें। अब अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में चले गए तो आपके पास 2 साल हैं। उन 2 साल में यू कैन स्पेंड 1 मंथ 2 मंथ आराम से बैठ के, यू कैन एक्वायर दीज स्किल्स। आप आराम से बैठ के ये स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। तो आपको टाइम मिल गया, बैंडविड्थ मिल गई नई स्किल सीखने की, जो स्किल्स आपका पढ़ाई का टाइम कम कर देंगी और सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ा देंगी। ये सबसे पहला मेजर एडवांटेज होता है। अगर ये स्किल्स नहीं आती हैं और ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, देन इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम ऑन अ मास्टर्स डिग्री। हैव दैट टाइम पीरियड, आपके पास वो ग्रेस पीरियड होना चाहिए जिससे आप ये स्किल्स एक्वायर कर सको। सेकेंड, मेच्योरिटी इन द माइंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसा देखा होगा तुमने, जो सिलेक्शन होते हैं वो एमबीए स्टूडेंट्स के होते हैं, जिन्होंने एमबीए कर लिया है, डॉक्टर्स के बहुत होते हैं। ऐसा क्यों है? इंजीनियर्स के बहुत क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है अपनी स्टडीज़ के थ्रू, जो मैच्योरिटी शायद बेसिक ग्रेजुएट अगर तुमने किया है, बीए प्रोग्राम किया है, बीए इकोनॉमिक्स किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, तो शायद, मैं नहीं कह रहा सब में नहीं होती है वो मैच्योरिटी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें वो मैच्योरिटी नहीं होती है। मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए, maturity to understand the importance of skills, maturity to understand the importance of a timetable, ये सब maturity आपको टाइम मिल जाता है, ये सब maturity डेवलप करने का, सीखने का। ये maturity आपको, मैं एक्सपेक्ट करूं कि 20-21 साल के लड़के में हो, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। आई एम आस्किंग प्रॉब्ली टू मच फ्रॉम यू इफ आई एम सेइंग कि maturity क्यों नहीं है। ऑन द अदर साइड आई एम सेइंग maturity नहीं है, इट्स ओके, डेवलप इट, उसको डेवलप करो। अगला 2 साल लगाओ आराम से, वो मैच्योरिटी अपने दिमाग में क्रिएट करो, वो क्लैरिटी लेके आओ, जिससे कि जब एग्जाम दो तो बार बार एग्जाम ना देना पड़े, एक बार दे के ही एग्जाम क्लियर कर सको, ठीक है ना। थर्ड थिंग विच अ मास्टर्स प्रोग्राम और अ हायर स्टडीज हेल्प्स यू इन इज ऑप्शनल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है स्ट्रगल करते हैं ऑप्शनल और जीएस को जगल करने में। जब जीएस पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो जीएस के बारे में सोच रहे हैं। आप भी उस साइकिल में फंसोगे, आप भी उस कंफ्यूजन में आओगे। क्यों ना उस कंफ्यूजन को पहले ही रिजॉल्व कर दिया जाए कि मैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम में ऑप्शनल को अच्छे से कवर कर लेता हूं। अगर मैं ऑप्शनल को अच्छे से कवर कर लूंगा मास्टर्स की तैयारी के साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली बाद में मैं अपना लोड कम कर रहा हूं। तो ये 2 साल अपने आप को दो और इन 2 सालों में ट्राई करो कि मैं ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ लूं, ऑप्शनल में महारत हासिल कर लूं, ऑप्शनल में एक एक्सपर्टीज लेके आऊं, जिससे कि बाद में मुझे कम समय देना पड़े ऑप्शनल को और मैं स्कोर भी अच्छा कर सकूं। 260 280 अगर इतना स्कोर नहीं आ रहा है ऑप्शनल में तो आईएएस क्लियर नहीं होगा। अगर आईएएस क्लियर करना है तो 280 290 स्कोर करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, मोर कॉन्फिडेंस इन सेल्फ। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में, तो आपके कॉन्फिडेंस की लोग धज्जियां उड़ा देंगे। उनको मजा आता है बिकॉज एवरीबडी आउट देयर इज देयर टू पुट यू डाउन। सब लोग चाहते हैं कि मेरा कंपटीशन कम हो जाए, इस लड़के को नीचे कर दो, इस लड़की का कॉन्फिडेंस गिरा दो तो मेरे चांसेस बढ़ गए ऑटोमेटिकली। तो कॉन्फिडेंस आपका लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियसली, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। आपका काम है अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। नहीं भी पढ़ा है
तो भी पता है, क्लैरिटी है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा। ऑप्शनल में पढ़ चुका हूँ पूरा, मुझे एक्टिव रिकॉल भी आता है, मुझे ऑनलाइन नोट मेकिंग भी आता है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी किया हुआ है। जब वो सब कर लोगे अपने आप को टाइम देके, तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर ले गए। तो अब आपको लोगों की हेल्प की जरूरत कम है, लोगों का जो जजमेंट है तुम्हारी तरफ वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज हाउ अ मास्टर्स प्रोग्राम कैन हेल्प यू इफ यू यूज इट वाइजली। ये होता है मैच्योरिटी का आउटकम। जब मैच्योर हो जाओगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, करियर डज नॉट सफर इन केस ऑफ फेलियर। देखो एक रियलिटी है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठते बहुत सारे लोग हैं, 5 लाख 6 लाख 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन केवल 1000 लोगों का होता है, ओनली 1000 पीपल गेट सिलेक्टेड फाइनली। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। देर आर वेरी हाई चांसेस, प्रोबेबली अगर हम प्रोबेबिलिटी लगाएं तो वेरी हाई चांसेस दैट यू विल ऑल्सो नॉट गेट सिलेक्टेड एंड वेरी लेस चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। Probability is always against you in such an examination. Therefore, it's very important that you have this in mind कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा करियर रुकना नहीं चाहिए। मैं उस स्ट्रगल या उस मेंटल स्ट्रेस में नहीं जाना चाहता कि मेरा करियर बिल्कुल रुक गया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं। आई डोंट वांट स्टूडेंट्स टू सफर फ्रॉम दैट। यू हैव एम्बिशंस, अप्लाई फॉर द अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, लिखो एग्जाम, बट एट द सेम टाइम आपका करियर रुकना नहीं चाहिए, आपका करियर सफर नहीं करना चाहिए। मास्टर्स प्रोग्राम आपको एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देता है और एक्चुअल में एक अचीवमेंट होता भी है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं पूरे देश में, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हायर स्टडीज करते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस लीग में चले जाओ पहले ही, बिफोर अदर पीपल गेट इन, यू गेट इन दैट लीग। आप एक मास्टर्स प्रोग्राम हायर डिग्री लेके रखो, आपका करियर एकदम फुल स्टॉप पे नहीं आएगा। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तैयारी के बाद, पूरी मेहनत के बाद, एंड व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर सम अदर जॉब डाउन द लाइन, अपना बिजनेस भी करते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा इंटैक्ट रहेगा थोड़ा सा। नंबर 2, जो सामने लोग बैठे हैं दे विल टेक यू मोर सीरियसली, दे विल नॉट बी लाइक खाली ग्रेजुएट है, ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो मास्टर्स प्रोग्राम डिग्री हायर स्टडीज़ के बाद आते हैं उनके पास, तो आपको ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। whatever you say is listened to more seriously than other aspirants out there। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो आपको मिलता है, उससे स्ट्रेस भी कम होता है, एंजाइटी भी कम होती है, बिकॉज यू नो कि सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो माई लाइफ इज नॉट स्टॉपिंग, इट विल कीप मूविंग ऑन। वो एडवांटेज आपको मिल जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोर पेशेंस इज इक्वल टू बेटर प्रिपरेशन। इट टीचेज यू पेशेंस। जब आप 2 साल हायर स्टडीज में लगाओगे, उस दौरान when you're preparing simultaneously, learning all these new skills, doing past year paper analysis, completing optional, आप एक अच्छी स्पीड पे चल रहे हो, डिसेंट स्पीड पे, इट गिव्स यू मोर पेशेंस इन माइंड। आपने खींच दिया उसको थोड़ा सा, तो आपको पेशेंटली ही करना पड़ेगा। जब आप वो पेशेंस के साथ तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है। जल्दबाजी में इसलिए तैयारी करना, अनलेस इट इज़ अ नेसेसिटी, आई वुड नॉट रिकमेंड इट कि जल्दबाजी में करो। इफ़ यू फील दैट यू आर रेडी आफ्टर ग्रेजुएशन, देन गो अहेड एंड डू इट। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर देते हैं, टॉप भी कर देते हैं, बट हर कोई नहीं कर पाता है। फिगर आउट करना जरूरी है कि क्या आप वो बैकग्राउंड वर्क, क्या आप वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हो और नहीं कर चुके हो। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देते हैं वो ग्रेजुएशन से पहले 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, तब जाके उनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। क्या तुमने वो 3 साल तैयारी की, 4 साल तैयारी करी? नहीं करी, तो पहले वो बैकग्राउंड क्रिएट करो, पहले वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, अच्छी सी नींव बनाओ, देन यू गो इन एंड राइट द एग्जामिनेशन। दैट इज व्हेन यू विल फील एंड यू विल सी अ डिफरेंस in your prep and also in your results. Okay, so that is all from my side today. Are you ready? Ask yourself that question again. If you still have doubts, if you want me to talk about something else, or if you want to ask me anything, pen it down in the comment section below. मैं try करूँगा कि सारे questions का answer आप लोगों को दे सकूँ। Keep studying hard. All the best. I'll see you very soon again. Bye bye. जय हिंद।